Hello friends, welcome to this session regarding resolution of vectors. फ्रेंड्स, पिछले वीडियोस में हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स के बारे में डिस्कस किया। वेक्टर्स से रिलेटेड हमने वहां पे कई सारी लॉज के बारे में देखा, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एटसेट्रा। आज के वीडियो में हम देखेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। सिंपल लैंग्वेज में अगर कहा जाए फ्रेंड्स, तो resolution of vector is just opposite to the addition of vector. फ्रेंड्स, एडिशन ऑफ वेक्टर में हम वेक्टर्स को कंबाइन करते हैं, कंबाइंड इफेक्ट उसका देखते हैं। यहां रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हमें गिवन वेक्टर्स को स्प्लिट करेंगे, ब्रेक करेंगे उसे हम पार्ट्स में। सो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स क्या प्रोसेस हो सकता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ सिंगल वेक्टर इनटू टू और मोर वेक्टर्स। यानी वो प्रोसेस है रिजोल्यूशन जिसमें हम एक वेक्टर को दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स में स्प्लिट करते हैं, ब्रेक करते हैं। और ये जो दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स होंगे ये डिफरेंट डायरेक्शन के वेक्टर होते हैं। जिस वेक्टर को हम स्प्लिट कर रहे हैं उससे डिफरेंट डायरेक्शन में होंगे ये वेक्टर्स। और स्प्लिट करने से हमें जो वेक्टर्स मिलते हैं, अगर हम उनको वापस एक साथ कंबाइन कर दें तो ये सभी मिलकर के जो इफेक्ट देते हैं वो बिल्कुल उस सिंगल वेक्टर के इफेक्ट जैसा ही होगा। That means it is the process of splitting a single vector into two or more vectors in different directions, which together produce the same effect as is produced by the single vector alone. The vectors into which the given vector is splitted are called the component vectors. फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, यहां देखिए ये वेक्टर R है, दिस इज द गिवन वेक्टर। इस वेक्टर को हमें रिजॉल्व करना है, स्प्लिट करना है इनटू टू वेक्टर्स। टू या मोर में हम स्प्लिट कर सकते हैं। हम इस R वेक्टर को टू वेक्टर्स, वेक्टर A एंड वेक्टर B में स्प्लिट करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जब इस वेक्टर को हमें स्प्लिट करना है इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर A एंड वेक्टर B, इसके कंपोनेंट करेंगे दो, एक A के डायरेक्शन में होगा और एक B के डायरेक्शन में होगा। तो कैसे करना है फ्रेंड्स? ये चीज आप समझ गए होंगे कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या है। गिवन वेक्टर को डिफरेंट डायरेक्शन के जो वेक्टर्स हैं इन डायरेक्शंस में स्प्लिट कर देना, ब्रेक कर देना रिजोल्यूशन है। और ब्रेक करने के बाद जो वेक्टर्स हमें मिलेंगे, जैसे अभी हम यहां एक्सप्लेन करेंगे कि R को जब हम A और B वेक्टर के डायरेक्शंस में स्प्लिट करते हैं तो हमें एक वेक्टर M वेक्टर A और दूसरा N वेक्टर B मिलता है। ये जो वेक्टर्स हैं ये कंपोनेंट वेक्टर ऑफ गिवन वेक्टर हैं, जिनमें स्प्लिट होकर के मिला, ये कंपोनेंट वेक्टर्स हैं। और ये कंबाइंड रूप से यानी एक साथ मिल करके जो इफेक्ट देते हैं वो सेम वही इफेक्ट होगा जो कि ये R वेक्टर अकेले दे रहा था। सो फ्रेंड्स, अब हम यहां देखेंगे कि क्या प्रोसेस है, हम किस तरीके से एक गिवन वेक्टर को कंपोनेंट वेक्टर्स इन टू डिफरेंट गिवन डायरेक्शन, दो अलग अलग डायरेक्शन के कंपोनेंट वेक्टर्स हैं, इन डायरेक्शंस में जो गिवन डायरेक्शन है, अलग डायरेक्शंस में हमें गिवन वेक्टर R को रिजॉल्व करना है, स्प्लिट करना है, जिससे हमें कंपोनेंट वेक्टर्स मिल जाएंगे। होगा द R इज द गिवन वेक्टर। A वेक्टर हमें वो अलग अलग डायरेक्शन दे रहा है जिन डायरेक्शंस में R को स्प्लिट करके हमें कंपोनेंट वेक्टर्स प्राप्त करने हैं। यानी R का एक कंपोनेंट A डायरेक्शन में होगा और R का दूसरा कंपोनेंट B डायरेक्शन में
होगा वो कंपोनेंट वेक्टर स्प्लिटिंग के बाद हमें मिलेंगे m वेक्टर a एंड n वेक्टर b. सो रिजोल्यूशन मीन्स स्प्लिटिंग ऑफ द वेक्टर इन गिवन डायरेक्शंस, और ये जो स्प्लिट करके वेक्टर्स मिलते हैं हमें वो कंपोनेंट वेक्टर्स हैं. कंपोनेंट वेक्टर्स कंबाइंड रूप से वही इफेक्ट देते हैं जो कि अकेला गिवन वेक्टर r दे रहा था. तो आइए देखें कैसे r वेक्टर को a एंड b डायरेक्शन में हम स्प्लिट कर सकते हैं. फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि हम वेक्टर को पैरेलल मूव करा के कहीं भी ले जा सकते हैं, उसके मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, जिस वजह से वेक्टर अनचेंज्ड रहेगा. यानी जिस वेक्टर को स्प्लिट करना है वेक्टर r, उसको हम पैरेलल मूव करा के ले आते हैं और ड्रॉ करते हैं OQ इज इक्वल टू r वेक्टर. OQ इज इक्वल टू r वेक्टर. तो ये हो गया r वेक्टर जिसे हमने O से Q तक ड्रॉ कर लिया. और किस तरीके से पैरेलल मूव करा के हमें लाना है वो हम पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं. आपको जिस तरीके से आसानी हो आप इसे पैरेलल मूव करा के ड्रॉ कर सकते हैं. एंगल के बेस पे हमने डिस्कशन किया था, दो वेक्टर के बीच में जो एंगल है उसको यूज करते हुए आप आसानी से किसी गिवन वेक्टर का पैरेलल वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं. अब r वेक्टर ड्रॉ हो गया फ्रेंड्स. अब हमें क्या करना है, a डायरेक्शन और b डायरेक्शन के जो वेक्टर गिवन हैं, तो OQR वेक्टर था, इसके पॉइंट O से a वेक्टर के पैरेलल लाइन हमें ड्रॉ करनी होगी. यानी जिस डायरेक्शन में a वेक्टर है उसी डायरेक्शन में O से स्टार्ट करते हुए हमें पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देनी है. और जो सेकेंड वेक्टर b है इसके पैरेलल लाइन OQ के दूसरे पॉइंट Q से ड्रॉ करनी है. अब जहां पर ये दोनों लाइन जो हमने ड्रॉ की हैं A के पैरेलल और B के पैरेलल, ये क्रॉस करती हैं, यहां हमने उसे P से रिप्रेजेंट किया है पॉइंट को. जहां पे ये क्रॉस कर रही हैं आकर के उसे P ले लिया. अब हमें मिल गया A के पैरेलल एक वेक्टर OP मिल गया जो कि A के डायरेक्शन में ही है. इसका मतलब क्या है, A का मल्टीपल ही कोई वेक्टर होगा. A को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से जो मिलेगा वो वेक्टर होगा. तो हमने इसे एक रियल नंबर m से मल्टीप्लाई करके नाम दे दिया m वेक्टर A. इसी तरह PQ वेक्टर जो बना उसको हमने B का मल्टीपल होना चाहिए क्योंकि डायरेक्शन वही है जो B की है, बस मैग्नीट्यूड में डिफरेंस आया है. तो इसे भी हमने एक रियल नंबर से B को मल्टीप्लाई करके इस PQ वेक्टर का नाम रख दिया. फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि पैरेलल ड्रॉ करने से डायरेक्शन में चेंज नहीं आता. इसका मतलब जो ये A वेक्टर है की डायरेक्शन वही OP की डायरेक्शन होगी, सिर्फ मैग्नीट्यूड में डिफरेंस है. इसलिए इस वेक्टर को हम A का कोई मल्टीपल ले सकते हैं. तो इस तरह से हमें मिला कि R दो पार्ट्स में स्प्लिट हो गया, एक OP वेक्टर और एक PQ वेक्टर. OP वेक्टर को हम M वेक्टर A कह सकते हैं और PQ वेक्टर को N वेक्टर B, क्योंकि ये डायरेक्शंस गिवन हैं. तो फ्रेंड्स, ये हो गया रिजोल्यूशन ऑफ अ गिवन वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ टू डिफरेंट वेक्टर्स. दो अलग अलग वेक्टर्स के डायरेक्शन में हमने एक गिवन वेक्टर R को स्प्लिट किया. और यहां से रिलेशन आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि पिछले वीडियोस में हम लोगों ने देखा था ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. अब यहां देखिए फ्रेंड्स, एक वेक्टर A आया और OP और PQ वेक्टर बना B के डायरेक्शन में. यानी ये OP इधर और PQ इस डायरेक्शन में गया, टेकन इन सेम ऑर्डर. थर्ड आर्म रिवर्स ऑर्डर में है, O से Q. ये सेम ऑर्डर देखिए, एंटी क्लॉकवाइज, ये एरो इधर एरो, और ये R रिवर्स ऑर्डर में है O से Q में. यानी OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर इज इक्वल टू OQ वेक्टर फ्रॉम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसे हमने यहां रिप्रेजेंट किया. और अभी आपने देखा था कि OP वेक्टर इज M टाइम्स वेक्टर A
and PQ vector is n times vector B. Of course OQ तो R वेक्टर है ही, आप देख रहे हैं OQ is the वेक्टर R. तो यहां हम इन वैल्यूज को यूज करें अगर, तो R इज इक्वल टू m टाइम्स वेक्टर A प्लस n टाइम्स वेक्टर B. इस तरह से R को हमने दो कंपोनेंट वेक्टर्स में रिजॉल्व किया, m वेक्टर A एंड n वेक्टर B, और ये दोनों कंबाइंड रूप से वही इफेक्ट दे रहे हैं मिलकर के जो कि गिवन वेक्टर R दे रहा था. अब फ्रेंड्स जब हम ये बात कह रहे होते हैं तो कई बार हम लोगों से क्वेश्चन किए जाते हैं एग्जाम में कि जो स्प्लिटिंग हमने की, ऑफ कोर्स ए डायरेक्शन में एक कंपोनेंट लिया और बी डायरेक्शन में, तो ए डायरेक्शन का कंपोनेंट जो था वो आया एम ए वेक्टर और बी डायरेक्शन का कंपोनेंट आया एन बी वेक्टर्स. इसमें एम और एन रियल नंबर्स थे. तो कहा जाता है कि प्रूफ करिए कि ये m और n नंबर्स यूनिक नंबर हैं, या कहा जा उसी चीज को, सेम फैक्ट को हम ये कह दें कि m एंड n यूनिक रियल नंबर हैं. इसका मतलब ये हो गया कि m a वेक्टर एंड n b वेक्टर्स यूनिक कंपोनेंट वेक्टर हैं. अब यूनिक होने का क्या मतलब हुआ? यूनिक होने का मीनिंग होगा कि R को अगर हम वेक्टर A और वेक्टर B के डायरेक्शंस में इसके कंपोनेंट को स्प्लिट करें, रिजॉल्व करें, तो हमें एक कंपोनेंट MA और दूसरा NB ही मिलेगा. यानी इन पोजीशंस पे जो रियल नंबर आ रहे हैं वो M और N के अलावा कुछ और नहीं हो सकता. ये मीनिंग हुआ कंपोनेंट वेक्टर के यूनिकनेस का, यूनिक होने का. R को अगर A वेक्टर के और B वेक्टर के डायरेक्शंस में हम रिजॉल्व करेंगे, स्प्लिट करेंगे, तो हमें एक कंपोनेंट M वेक्टर A और दूसरा N वेक्टर B ही मिलेगा. इसके अलावा कोई और सेट नहीं मिल सकता. ये है कंपोनेंट वेक्टर के यूनिक होने का मतलब. तो अब ये प्रूफ कैसे करें? इसे प्रूफ करने के लिए अब हम क्या करें, हम मान लेते हैं कि चलिए ये यूनिक अगर नहीं है तो इसका मतलब m की जगह कुछ और नंबर भी आ सकता है और n की जगह भी कुछ और नंबर आ सकता है. तो वो दूसरा सेट ऑफ नंबर या पेयर ऑफ नंबर हम ले लें, उसको हमने कह दिया m डैश एंड n डैश. तो जाहिर सी बात है m n अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और ऐसा ही दूसरा सेट ऑफ नंबर्स भी हमारे पास है तो वो भी सेम इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए. हम तभी कह सकते हैं कि दो कंपोनेंट हमें मिल गए हैं R को वेक्टर A और वेक्टर B के डायरेक्शन में स्प्लिट करने पर. तो m डैश और n डैश को यूज करने पे इसी सेम इक्वेशन 1 में हमें इक्वेशन मिल जाएगी R इज इक्वल टू m डैश A प्लस n डैश B. इसे हमने कह दिया इक्वेशन 2. अब फ्रेंड्स इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ध्यान से देखें तो दोनों के लेफ्ट साइड में तो एक ही नंबर है, एक ही वेक्टर है, वेक्टर R, यानी लेफ्ट साइड सेम है और सेम वेक्टर को सेम गिवन डायरेक्शंस में स्प्लिट करने से एक ये कंपोनेंट वेक्टर का सेट मिला m वेक्टर A n वेक्टर B और दूसरा m डैश वेक्टर A n डैश वेक्टर B. लेफ्ट साइड चूंकि सेम है इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में, तो राइट भी सेम होना चाहिए, इसलिए हमने दोनों राइट साइड्स को इक्वल रख दिया. अब फ्रेंड्स देखिए ये m a वेक्टर, इधर m डैश a वेक्टर, n b वेक्टर एंड n डैश b वेक्टर. तो a वेक्टर और a वेक्टर ही कंपेयर होंगे क्योंकि दोनों a और b वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन में हैं, इसलिए a वेक्टर से a वेक्टर ही कंपेयर होगा और b वेक्टर से b वेक्टर ही कंपेयर हो सकता है. हम इस साइड से इन टर्म्स को लेफ्ट साइड ट्रांसफर करें अगर, तो ये m डैश है इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, n डैश b भी इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा. a वेक्टर वाले में से a कॉमन ले ले तो ब्रैकेट में बच जाएगा m माइनस m डैश.
इसी तरह बी वाले टर्म से हमें मिल जाएगा n माइनस एन डैश इंटू बी वेक्टर इज इक्वल टू राइट साइड में बच गया जीरो वेक्टर। चूंकि वेक्टर टर्म्स है इसलिए यहां जीरो वेक्टर हम लिखेंगे। अब फ्रेंड्स इधर जब जीरो वेक्टर है तो ये जीरो कैसे हो जाए? जीरो होने के लिए जरूरी है या तो ये ए और बी जीरो वेक्टर्स हो, जिन जीरो वेक्टर को किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करें। पिछले वीडियो में आपने जीरो वेक्टर पढ़ा होगा, उसमें आपने देखा था कि जीरो वेक्टर को किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें जीरो वेक्टर ही मिलता है। जीरो वेक्टर को जीरो वेक्टर में ऐड कर दे तो भी जीरो वेक्टर मिलता है। यानी अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर जीरो वेक्टर हो तो ये जीरो हो सकता है, जो कि है नहीं। ए और बी गिवन डायरेक्शन में कुछ वेक्टर्स हैं और दोनों अलग अलग डायरेक्शन में हैं, इसलिए हम ये भी नहीं कह सकते ये टर्म और ये टर्म इक्वल एंड अपोजिट हो जाए, जीरो वेक्टर दे देगा। ए और बी अलग डायरेक्शन के वेक्टर हैं। तो एक ही कंडीशन हमारे पास बनती है, किसी गिवन वेक्टर को जीरो रियल नंबर से हम मल्टीप्लाई कर दें तो वो जीरो वेक्टर बन जाएगा। यानी इसको भी m माइनस एम डैश को जीरो कर दें और n माइनस एन डैश को जीरो कर दें, तो जीरो से a मल्टीप्लाई हुआ और जीरो से b वेक्टर मल्टीप्लाई हुआ, तो ये भी बन जाएगा जीरो वेक्टर। किसी भी वेक्टर को जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करिए वो जीरो वेक्टर बन जाता है। इस तरह ये टर्म भी जीरो वेक्टर बना, ये भी जीरो वेक्टर बना, और दो जीरो वेक्टर को ऐड किया तो जीरो वेक्टर बना। यानी सिर्फ यही कंडीशन है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, जो हमें कैलकुलेशन से मिली। और ये इक्वेशन होने का मतलब क्या है कि m इज इक्वल टू एम डैश एंड n इज इक्वल टू n डैश। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहां माना था कि चलिए m और n एक ही सेट ना होके, यूनिक ना होकर के हमें एक और सेट मिल जाए m डैश n डैश। लेकिन वो जो m डैश n डैश हमने माना वो भी प्रूव हो गया कि ये m डैश m के बराबर है और n डैश n के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि m डैश m से अलग नहीं हो सकता, n डैश n से अलग नहीं हो सकता। दैट मीन्स m और n का एक यूनिक सेट ही हो सकता है। इसका ये मतलब हुआ कि किसी गिवन वेक्टर r के कंपोनेंट वेक्टर्स जो हैं वो यूनिक होते हैं। गिवन डायरेक्शन a और b में जो हमने ब्रेक करके कंपोनेंट निकाले हैं वो यूनिक सेट ही होगा। जो सेट हमें मिल रहा है उसके अलावा कोई दूसरा सेट पॉसिबल नहीं है, ये प्रूव हो जाता है। फ्रेंड्स, हमने गिवन डायरेक्शन यानी ए और बी वेक्टर के डायरेक्शन में तो रिजॉल्व कर लिया, लेकिन नॉर्मली जो हमें प्रोसेस करने के लिए कहा जाता है फ्रेंड्स, वो प्रोसेस होता है गिवन वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बताइए। यानी गिवन डायरेक्शन के जो कंपोनेंट थे, यहां जो हम लोगों ने कंपोनेंट निकाले आर के, वो वेक्टर ए और वेक्टर बी के डायरेक्शन में हमने कंपोनेंट निकाले, जिनका अपनी अलग अलग डायरेक्शन है। लेकिन अक्सर हमें कहा जाता है कि गिव द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ गिवन वेक्टर इन अ प्लेन। तो हम यहां प्लेन की बात कर रहे हैं। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब एक गिवन वेक्टर, जैसे हमने यहां ओ आर इज इक्वल टू वेक्टर ए, ये गिवन वेक्टर है, इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट यानी ऐसे कंपोनेंट जो एक दूसरे से परपेंडिकुलर हों। जैसे यहां इस डायग्राम में वेक्टर ए के दो कंपोनेंट हैं, एक एक्स डायरेक्शन में है एक्स एक्सिस के अलोंग और दूसरा वाई एक्सिस के अलोंग। जो एक्स एक्सिस के अलोंग है वो ए एक्स वेक्टर आएगा और जो वाई एक्सिस के अलोंग है वो ए वाई वेक्टर आएगा। ऑफ कोर्स एक्स और वाई एक्सिस परपेंडिकुलर होंगे, यानी ये जो ए एक्स वेक्टर होगा और ए वाई वेक्टर होगा ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे। साथ ही परपेंडिकुलर होने के साथ ही ये गिवन वेक्टर ए के कंपोनेंट वेक्टर भी हैं, यानी ए को स्प्लिट करने से एक कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में लेने से हमें ये कंपोनेंट वेक्टर मिले हैं ए एक्स एंड ए वाई फॉर द वेक्टर ए। तो चूंकि ये ए के कंपोनेंट वेक्टर हैं और कैसे कंपोनेंट जो एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं,
तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट को कहते हैं हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। यही चीज हमने यहां मेंशन कर दी है। व्हेन अ वेक्टर इन अ प्लेन इज स्प्लिटेड इनटू टू कंपोनेंट वेक्टर्स एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, द कंपोनेंट वेक्टर्स आर कॉल्ड द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ दैट वेक्टर। जो चीज हमने आपको बताई, हमने यहां सारी चीजें आपको मेंशन करके दे रखी हैं। वेक्टर ए हमने लिया हुआ है, वेक्टर ए कैसा है, ए इज इक्वल टू ओ आर। इसके ए ओ पॉइंट को ओरिजिन मान लिया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिया। अब इसे हमें दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, एक कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस और दूसरा कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस में हमें इसको रिजॉल्व करना है वेक्टर ए को। तो फ्रेंड्स कैसे रिजॉल्व करें, वेक्टर ए तो गिवन वेक्टर हो गया, इसका जो टॉप पॉइंट है जो ओ आर में आर पॉइंट है, तो आर पॉइंट से एक्स एक्सिस यानी ओ एक्स पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करा देंगे, साथ ही आर पॉइंट से वाई एक्सिस यानी ओ वाई पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा देंगे। जो एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर आया वो आर पी है और वाई एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर आया वो आर क्यू हुआ। तो परपेंडिकुलर ड्रॉप कराने से एक्स एक्सिस पे हमें जो ओ पी पार्ट मिल रहा है वो वेक्टर ए का एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में कंपोनेंट ए एक्स देगा, यानी ओपी इज इक्वल टू ए एक्स वेक्टर यहां हमने मेंशन किया। इसी तरीके से वाई एक्सिस पे जो हमें कंपोनेंट मिला ओ क्यू, ये ओ क्यू ए वेक्टर का वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट देगा ए वाई, ओ क्यू इज इक्वल टू ए वाई। तो ये ए एक्स वेक्टर और ए वाई वेक्टर ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हो गए वेक्टर ए के। फ्रेंड्स यहां और कुछ चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे हेयर पी आर इज इक्वल एंड पैरेलल टू ओ क्यू एंड ओपी इज इक्वल एंड पैरेलल टू क्यू आर। देखिए ओपी एंड क्यू आर पैरेलल हैं और ये पी आर और ओ क्यू पैरेलल हैं, यानी ये ए एक्स वेक्टर था, ये ए वाई वेक्टर, ये इक्वल एंड पैरेलल हैं, तो ये ए वाई वेक्टर को हम ओ क्यू की जगह पी आर से भी शो कर सकते हैं। और जैसे ही ये ए वाई वेक्टर शो होगा, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाइए, तो ओपी वेक्टर और जहां से ओपी वेक्टर एंड होता है वहां से शुरू हो गया दूसरा पी आर वेक्टर, इन दोनों का सम हो जाएगा ओ आर वेक्टर, यानी ये दोनों कंपोनेंट वेक्टर्स हो गए जिनका कंबाइंड इफेक्ट वेक्टर ए जैसा ही है। इसी बात को अगर हम लिखें तो हम क्या लिख देंगे, ओ आर इज इक्वल टू ओ पी प्लस पी आर, और ओ पी इज वेक्टर एक्स, पी आर इज वेक्टर वाई, यानी वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई। तो फ्रेंड्स यहां से आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्लियर हो गए। यहां रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में हमने लिखा है ए एक्स वेक्टर को ऐसा एरो लगाकर और ए वाई वेक्टर को ऐसा एरो लगाकर। इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है, क्योंकि हमने एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में एक कंपोनेंट लिया और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में यहां कंपोनेंट लिया है, और आपको अच्छे से ज्ञात होगा कि एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर हम आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। आई के ऊपर एक कैप लगा दीजिए, वो एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होता है। जे के ऊपर कैप लगा दीजिए तो वाई डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होगा। यानी इस एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ए एक्स और इसका डायरेक्शन होगा आई कैप यूनिट वेक्टर। इसी तरह ए वाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ए वाई और इस वेक्टर का डायरेक्शन होगा यूनिट वेक्टर जे कैप। तो ए एक्स को हम लिख सकते हैं आई कैप इंटू ए एक्स और ए वाई को लिख सकते हैं जे कैप इंटू ए वाई। और ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर दें अगर, तो सेम रिलेशन हमें कई बार
ऐसा लिखा हुआ मिलता है या कई जगह हमें न्यूमेरिकल में लिखने की जरूरत पड़ती है। यानी हम अब वेक्टर ए जो कि हमने यहां लिखा था a इज इक्वल टू वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई, उसी को लिख सकते हैं वेक्टर a इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। फ्रेंड्स, कई बार इसी स्प्लिटिंग में कुछ न्यूमेरिकल्स में हमसे ये थीटा एंगल पूछा जाता है। बहुत सिंपल है, आप देखिए राइट एंगल ट्राइंगल है OPR, यहां पे अप्लाई करें tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये PROQ के इक्वल था तो ये भी मैग्नीट्यूड हो जाएगा AY और इसका मैग्नीट्यूड AX। तो tan थीटा इज इक्वल टू PR अपॉन OP, यानी tan थीटा इज इक्वल टू AY अपॉन AX आ जाएगा, जिसे हमने यहां पे कैलकुलेट किया हुआ है। tan थीटा इज इक्वल टू AY अपॉन AX। कई बार न्यूमेरिकल्स को ही सॉल्व करने में एक और रिलेशन हमें जरूरत पड़ती है। एक तो हमने ये रिलेशन निकाला, एक हमने डायरेक्शन के लिए tan थीटा इज इक्वल टू AY अपॉन AX देख लिया। एक हमें रिलेशन जरूरत पड़ती है A का मैग्नीट्यूड, यानी वेक्टर A का मैग्नीट्यूड निकालना हमें होता है। कॉम्पोनेंट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड हमें पता है, तो हमें रिलेशन चाहिए होता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर। यहां से इस वेक्टर A का मैग्नीट्यूड इज इक्वल, अगर निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड है A, तो A स्क्वायर इज इक्वल टू AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर। कैसे आएगा, इसको निकालना है हमें। तो सेम राइट एंगल ट्राइंगल OPR, अगर यहां से हम साइन थीटा और कॉस थीटा, जैसे tan थीटा लिखा था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, साइन थीटा होगा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कॉस थीटा होगा तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। मैग्नीट्यूड में सिर्फ ये वैल्यू ले तो कॉस थीटा इज इक्वल टू OP अपॉन OR। यहां से देखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू OP अपॉन OR, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस का मैग्नीट्यूड AX, OR का मैग्नीट्यूड A, वेक्टर A नहीं, मैग्नीट्यूड A। तो वो अगर हम यूज कर लें तो हमें OP इज इक्वल टू OR कॉस थीटा, OP की वैल्यू OX, OR की वैल्यू A कॉस थीटा। इसी तरह साइन थीटा के लिए लिखेंगे तो AY इज इक्वल टू A साइन थीटा। अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को हम यूज करें, स्क्वायर करके हम ऐड कर दें तो भी हमें सेम रिलेशन मिल जाएगा। इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दें, सेम रिलेशन आ जाएगा। देखिए स्क्वायर करेंगे तो AX स्क्वायर A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहां पे AY स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दो इक्वेशन ऐड करेंगे तो लेफ्ट लेफ्ट ऐड होगा और राइट राइट ऐड होगा। राइट साइड में A स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा, और आप सब जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, यानी हमें मिल जाएगा A स्क्वायर इज इक्वल टू AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर। और इसी चीज को अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम भी लगा दें तो आप जानते हैं OP स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इज इक्वल टू OR स्क्वायर ऑटोमेटिक हो जाएगा। OR स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, और OR का मैग्नीट्यूड है A, OP का मैग्नीट्यूड AX, PR का मैग्नीट्यूड AY। तो पाइथागोरस थ्योरम से भी ये रिलेशन आ जाएगा यहां से, और इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दें तो भी सेम रिलेशन आ जाएगा। और ये रिलेशन आपको याद रखना है आगे के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। यानी अगर A वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है A, जो हमें निकालना है जिसकी वैल्यू, और उसके दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट यानी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है AX एंड AY, तो हम AX एंड AY की को स्क्वायर करके ऐड कर दें तो हमें मिल जाता है स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर। ये हम न्यूमेरिकल पर्पस से भी यूज करेंगे, या डेरिवेशन आपसे पूछा जाएगा तब आप इसे करेंगे। सो फ्रेंड्स, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आप समझ गए होंगे, इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करना है।
अब यहाँ हम कुछ एप्लीकेशंस, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन अलग से ही दिए जाते हैं, कई बार एग्जाम में सिर्फ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का एप्लीकेशन ही देते हैं। जैसे पहला एप्लीकेशन वॉकिंग ऑफ द मैन, एक पर्सन वॉक करता है तो वहां कैसे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स को हम कैसे कंपोनेंट्स में ब्रेक करके स्टडी करते हैं। यहां पे आप वॉक करते हैं तो पैर के पंजे से अर्थ को पुश करते हैं, तो जाहिर सी बात एकदम हम परपेंडिकुलर नहीं पुश करते हैं, ग्राउंड से कुछ एंगल पे पुश करते हैं विद द फोर्स F। जब ग्राउंड को थीटा एंगल पे पुश किया गया तो उतना ही इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स ग्राउंड अप्लाई करता है R। यहां देखिए दोनों अपोजिट एंगल होने की वजह से ये रिएक्शन फोर्स B ग्राउंड से थीटा एंगल बनाएगा। अब इस रिएक्शन फोर्स को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दें, ब्रेक कर दें, स्प्लिट कर दें, तो आप जानते हैं R का एक कंपोनेंट आएगा R cos थीटा और इसी R का ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा R sin थीटा। तो फ्रेंड्स ये जो R sin थीटा है ये ऊपर की तरफ जा रहा है और आपका वेट नीचे की तरफ लग रहा होगा, तो ये R sin थीटा आपके वेट को बैलेंस कर देता है चलते समय, और जो दूसरा कंपोनेंट आया R cos थीटा ये आपको आगे की तरफ बढ़ने में सपोर्ट करता है। अब बढ़ेंगे कब आप, सपोर्ट तो इसने किया, अगर फ्रिक्शन की वैल्यू R cos थीटा से कम है तो आप आगे बढ़ जाएंगे, और अगर फ्रिक्शन ज्यादा है तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यानी इस तरह से आप रिएक्शन फोर्स को कंपोनेंट में ब्रेक करके प्रूव कर सकते हैं कि कैसे आप ग्राउंड पर वॉक करते हैं, कौन कौन से फोर्सेस फंक्शन करते हैं, और उस पे बेस्ड आपसे न्यूमेरिकल भी करवाए जा सकते हैं। ये सारी चीजें जो मैंने बताया यहां मेंशन कर दिया है आपको। टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन थीटा और R cos थीटा। R sin थीटा आपके वेट को बैलेंस कर रहा है और R cos थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जो आपको मूव करने में हेल्प करता है, पर आप मूव तभी करेंगे इफ दिस R cos थीटा इज ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका एप्लीकेशन है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का, जिसपे बेस्ड अलग से ही एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। आपसे कहा जाता है कि आप प्रूव करिए दैट इट इज इजियर टू पुल अ लॉन रोलर देन टू पुश इट। फ्रेंड्स एक लॉन रोलर है, इसको पुल करना यानी आगे खींचते हुए चलना इजी है एज कंपेयर टू पुश। मींस मान लीजिए ये है हमारा कोई लॉन रोलर, हम कह दें अगर इसको, आप दो तरीके हैं इसको चलाने के। एक तो इसका हैंडल पकड़िए, नॉर्मली हमारा हैंडल हॉरिजॉन्टल हम नहीं खींचते, हम हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पर खींचते हैं, मान लीजिए थीटा एंगल, जैसे यहां हमने दिखाया हुआ है हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर हमने इसको फोर्स F से खींचा। तो दो तरीके हैं चलाने के, एक इसको ऐसे खींचते हुए चलाना और दूसरा इसको पुश करके चलाना। ये वाला केस आपसे एग्जाम में कहा जाता है प्रूव करिए कि लॉन रोलर को पुल करना इजी है एज कंपेयर टू पुश। कैसे प्रूव करेंगे फ्रेंड्स, इस डायग्राम को देखिए, ये ब्लू कलर से हमने लॉन रोलर दिखाया और ये पुलिंग केस है और ये पुशिंग केस है। हम पुल कर रहे हैं, हम खींच रहे हैं, लॉन रोलर को खींच के आगे ले जाएंगे। तो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर आपने इसे पुल किया विद अ फोर्स वेक्टर F। जाहिर सी बात है लॉन रोलर का कुछ वेट होगा जो डाउनवर्ड लग रहा है, दैट इज W। बस यही दो फोर्स लगे, वेट डाउनवर्ड और आपने पुलिंग फोर्स लगाया F एट एन एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। तो इस F वेक्टर के दो कंपोनेंट अगर हम करें, एक कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड आएगा F cos थीटा और दूसरा F sin थीटा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो गए। अब फ्रेंड्स देखिए F cos थीटा इज ओनली हॉरिजॉन्टल फोर्स और यही इस लॉन रोलर को मूव कराने के लिए इफेक्टिव फोर्स है जो इसको हॉरिजॉन्टली पुल करेगा। वर्टिकल डायरेक्शन में देखें तो एक डाउनवर्ड है W वेट, एक अपवर्ड है F sin थीटा। फ्रेंड्स अगर F sin थीटा ज्यादा हो जाए W से तो लॉन रोलर ऊपर खींच जाएगा, टंग जाएगा ऊपर की तरफ।
और अगर लॉन रोलर ग्राउंड पे चल रहा है तो ऑफकोर्स जाहिर सी बात है W इज ग्रेटर देन एफ साइन थीटा। अब W डाउनवर्ड, एफ साइन थीटा उससे अपोजिट। तो अगर आपसे कहें वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना होगा, W डाउनवर्ड बड़ा है, ऊपर का एफ साइन थीटा छोटा, तो नेट फोर्स नीचे की तरफ लगेगा जो बड़ा है उसकी डायरेक्शन में, और कितना लगेगा, W माइनस एफ साइन थीटा, इतना ही वर्टिकल नेट फोर्स होगा, W माइनस एफ साइन थीटा। तो रियल वेट इसका W था, लेकिन इस F फोर्स की वजह से जो एक्सपीरियंस हो रहा है वेट, यानी इफेक्टिव वेट कितना है रोलर का, वो आ जाएगा W माइनस एफ साइन थीटा। ये इफेक्टिव वेट हो गया। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कि इसको मूव कराने के लिए इफेक्टिव फोर्स F कॉस थीटा, और इसका इफेक्टिव वेट बन गया W माइनस एफ साइन थीटा। अब पुशिंग केस में अगर हम आए तो हम इस लॉन रोलर को पुश कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमने फोर्स लगाया F इस डायरेक्शन में, ये भी हॉरिजॉन्टल से हमने थीटा एंगल पे ले लिया। वेट डाउनवर्ड था, इस F के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट किए, ये हॉरिजॉन्टल F कॉस थीटा और ये F साइन थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है F कॉस थीटा, जितना यहां हमने हॉरिजॉन्टल इफेक्टिव फोर्स लिया उतना ही यहां भी हॉरिजॉन्टल इफेक्टिव फोर्स लिया, यहां भी F कॉस थीटा हो गया जो कि इसको पुश करने का काम करेगा। पर वर्टिकल डायरेक्शन में देखें तो W वेट भी डाउनवर्ड था और ये F साइन थीटा भी डाउनवर्ड हो गया, तो यहां डाउनवर्ड फोर्स बढ़ गया। टोटल फोर्स कितना हुआ, W प्लस F साइन थीटा, यानी पुश करते समय लॉन रोलर का इफेक्टिव वेट जो है वो बढ़ गया, दैट इज W प्लस F साइन थीटा। पुलिंग में इफेक्टिव वेट W माइनस एफ साइन थीटा, और पुशिंग में W प्लस एफ साइन थीटा। पुलिंग फोर्स एंड पुशिंग दोनों केसेस में इफेक्टिव वेट फर्स्ट केस में W माइनस एफ साइन थीटा, और पुशिंग केस में इफेक्टिव वेट है W प्लस एफ साइन थीटा। यहां इफेक्टिव वेट बढ़ गया और यहां इफेक्टिव वेट घट गया, जबकि हॉरिजॉन्टल फोर्स जो कि मूव कराने के लिए इफेक्टिव है चाहिए हमें, वो दोनों में सेम है F कॉस थीटा। तो अब फ्रेंड्स ध्यान से देखिए, अगर इफेक्टिव वेट बढ़ जाता है तो ग्राउंड का रिएक्शन फोर्स भी बढ़ जाएगा। इफेक्टिव रिएक्शन बढ़ गया। इफेक्टिव रिएक्शन अगर बढ़ जाता है तो रिएक्शन पर डिपेंड करता है, या हम सीधे वेट पे भी कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ग्राउंड एंड द लॉन रोलर is directly proportional to the effective weight या directly proportional to the normal reaction। The force of friction अगर effective weight पे डिपेंड करता है, यानी पुशिंग केस में force of friction ज्यादा होगा और पुलिंग केस में force of friction कम हो जाएगा क्योंकि effective weight कम है। जबकि दोनों ही केस में effective horizontal force equal हैं। तो जहां फ्रिक्शन ज्यादा है फॉर द सेम हॉरिजॉन्टल फोर्स, वहां मोशन में प्रॉब्लम आएगी, जबकि जहां फ्रिक्शन कम है फॉर द सेम हॉरिजॉन्टल फोर्स, वहां मूवमेंट इजीली होगा। दैट मीन्स हम कह सकते हैं इट इज इजियर टू पुल अ लॉन रोलर देन टू पुश इट। इन्हीं चीजों को हमने लास्ट स्लाइड में आपको जो बातें बताई हैं उसको कंप्लीटली यहां पे लिख दिया है। आप अपनी जरूरत के लिए इसे नोट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लॉन रोलर का केस भी समझ गए होंगे कि क्यों हम कहते हैं इट इज इजियर टू पुल अ लॉन रोलर देन टू पुश इट। सो फ्रेंड्स, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में आज इतना ही। अगर ये जानकारी आपको पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे की जानकारी के लिए देखते रहिए आगे की वीडियोस। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।